नमस्कार साथियों, केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रबोधनकार जीवन व संघर्ष की एक गाथा। महाराष्ट्र की धरा पर जन्मे महानायक की जीवनी जो प्रत्येक भारतीय को अदम्य साहस और प्रेरणा से लब्ध प्रतिष्ठित बनाती है। साथियों, जैसा कहा जाता है कि बुद्ध जन्मे नहीं थे कर्मों से और उनके कर्मों ने उन्हें बुद्ध बनाया, ठीक ऐसे ही जन्म से जिनका नाम केशव सीताराम ठाकरे था, उनके कर्मों ने उन्हें प्रबोधनकार बनाया। उनका जीवन और संघर्ष हमारे लिए एक प्रेरणा है। 17 सितंबर 1885 को जन्मे ठाकरे का देहांत 20 नवंबर 1973 को लगभग 88 वर्ष की उम्र में हुआ। सबसे पहले ऐसे महानायक को जन्म देने वाली जननी के विचारों को हम जानते हैं। केशव की माँ के शब्दों में, बेटा हमें केवल अपनी मेहनत की रोटी ही खानी चाहिए, हराम की रोटी नहीं। ये अलग बात है कि आज हिंदुस्तान में हराम की रोटी खाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अपनी मेहनत की रोटी खाने वालों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। साथियों, केशव सीताराम ठाकरे उसी पावन धरा पर जन्मे जिस पावन धरा ने हिंदुस्तान को क्रांति की धरा के रूप में स्थापित किया है। महाराष्ट्र की ये धरती महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज और B.R. अम्बेडकर की कर्मस्थली जन्मस्थली रही है, जिसने हिंदुस्तान को 7वें आसमान पर पहुंचाया। जन्मस्थली पनवेल, पाली, महाराष्ट्र, जिसे आधुनिक भारत में क्रांति की जन्मभूमि भी कहा जाता है, इसमें फूले से लेकर अम्बेडकर तक महानायक विद्यमान रहे। केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें उनके सद्कर्मों ने प्रबोधनकार बनाया और वे आंदोलनकारी, सुधारक, नेता, लेखक, नाटककार, अभिनेता और ओजस्वी वक्ता के पर्याय बन गए। वे विचार व कृति के माध्यम से धरा का इतिहास व भूगोल बदलने का सामर्थ्य रखने वाले महानायक थे। आइए साथियों, महानायक के ऐसे कर्मों के बारे में हम जानते हैं। वे एक समय में बहुजनवादी व हिंदुत्ववादी के मेल के प्रतीक थे और इसी वजह से उनके कर्तृत्व को नेपथ्य में डाल दिया गया। साथियों, सीताराम ठाकरे कायस्थ थे, जो कि तीसरे वर्ण में हिंदू वर्ण में शामिल हैं, फिर भी उन्होंने झेला छुआछूत। बाल ठाकरे के पिता को पानी पीने के लिए बर्तन नहीं देते थे ब्राह्मण। साथियों, प्रबोधनकार के दादा भिकोबा शाक्त परंपरा के साधु थे, परंतु अंधभक्त नहीं, यानी कि वो हिंदुत्ववादी थे परंतु पोगापंथीवादी नहीं, यानी कि वो हिंदुत्ववादी थे परंतु ब्राह्मणवादी नहीं, यानी कि वो हिंदुत्ववादी थे लेकिन लुटेरेवादी नहीं। इसी समय प्लेग देवी के प्रकोप को और वह उसके नाम पर पैसे कमाने वाले भैंसा समूह को पहली चुनौती दी गई। प्लेग की महामारी फैली और इसी ब्राह्मणवाद के नीचे प्लेग देवी का निर्माण किया गया और लोगों से पैसा ऐंठना शुरू किया गया। जब इनके दादा झाड़ू लगा रहे थे तो ऐसे ही भैंसे पर बैठकर लोग आए और पैसा मांगने लगे, जिनका सबसे पहले बाल ठाकरे के पिता बालक के रूप में दादा और पोते ने उनको वहां से हड़का दिया। पिता सीताराम प्लेग रोगियों की सेवा करते करते स्वयं इसी बीमारी से चल बसे। तब बागी की उम्र मात्र 16 साल थी। दादी ने जात पात के बंधनों को लांघ कर लगभग 60 साल तक दाई का काम किया और ठाकरे के जीवन पर अपनी दादी के इस कार्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो कहते हैं, मैं आजन्म जात पात व दहेज का विरोध कर पाया, इसकी एकमात्र प्रेरणा मेरी दादी या आजी थी। साथियों, ठाकरे साहब बचपन से ही बागी थे। सबसे पहले की घटना की हम बात करें तो विद्यालय से लौटते समय एक महार की परछाई छोटे केशव के शरीर पर पड़ी। केशव अब अस्पृश्य हो गया, ऐसा ब्राह्मणों के बच्चे चीखने लगे। उन्होंने उनमें से एक अभयंकर नामक बच्चे को आगे खींचा, उसकी परछाई केशव पर डाली और कहा, यदि महार की परछाई से कोई महार बनता है तो ब्राह्मण की परछाई से हमारा दादा अब ब्राह्मण हो गया। साथियों, ये तर्कवाद और तार्किकतावाद, रैशनलिटी का पहला उदाहरण था, जो एक व्यक्ति के विवेकशील होने का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा चिंतन और सोच विस्तृत होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सबसे पहले स्कूल में जाने का अवसर मिला,
उनका चिंतन और सोच संकीर्णता की तरफ बढ़ती गई। इसका प्रतीक और उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं, जिसे ठाकरे ने चुनौती दी। साथियों, केशव सीताराम ठाकरे बचपन से ही बागी थे। एक बार महार जाति का एक सूबेदार गांव में रहने के लिए आया। 5वीं कक्षा में पढ़ रहे प्रबोधनकार उसके घर जाकर चाय पिया करते थे। परिणाम स्वरूप गांव में बखेड़ा खड़ा हो गया। शिकायतें जब आने लगी तो बे ने जवाब दिया, तुम्हारी तरह दारू पीने की बजाय महार के घर के चाय पीना बुरा नहीं है। ठाकरे की जाति सीकेपी यानी कि चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु थी। बचपन में किसी ब्राह्मण सहपाठी से पानी मांगा तो वह तपेले से पानी ले आता था। वह चौखट के नीचे खड़ा कर अंजुली से पानी पिलाता था। मित्र की माँ वह तपेली बिना धोए घर के अंदर नहीं ले जाने देती थी। शुरू में प्रबोधनकार इसे नहीं समझ पाते थे, परंतु जब समझ में आया तो उन्होंने इस अस्पृश्यता का मजाक उड़ाना शुरू किया और वे यह मजाक आजन्म उड़ाते रहे। तो साथियों, बचपन से ही ठाकरे बागी थे और इसी बागी के चलते उन्होंने इस व्यवस्था को स्थापित किया। पिता की कचहरी वाली मंडली के एक ब्राह्मण बैलिप के घर धुंधुरमास के निमित्त भोजन का कार्यक्रम था। पिता के साथ केशव भी गए थे। उस समय ब्राह्मणों की एक पंगत थी, दूसरी पंगत थी इन दोनों ठाकरे की। भालेराव नाम का तीसरा कारकुन तीसरी पंगत में बैठा था। परोसने वाली महिलाएं भोजन ऊपर से डालती थी। भोजन होने के बाद पिता दोनों के बर्तन स्वयं साफ करने लगे। इस पर केशव चिढ़ गया, ये ब्राह्मण अगर हमसे अलग तरीके से पेश आते हैं तो हम इन्हें अपनत्व का आदर क्यों दें। साथियों, प्रबोधनकार के ये बागी तेवर थे जो मराठी में लिखा गया है। चांगला ब्राह्मण म्हणजे शेणात पडलेल्या शेगदाण्यागत आहे, ज्याला तो चांगला वाटत असेल त्याने ते शेणात पडलेले शेंगदाणे उचलून बिनधास्त खावे, आमचा त्याला विरोध नव्हे। प्रबोधनकार ठाकरे। अच्छे ब्राह्मण ये गोबर में गिरे हुए मूंगफली के दाने जैसे हैं, जिन्हें खाना है वे उठाकर खा सकते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। साथियों, ब्राह्मणवाद के खिलाफ केशव सीताराम ठाकरे का चिंतन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उसी बहुजन नायक की तरह एम्पिरिकल मेथड के माध्यम से महसूस किया कि इंसान और इंसान के बीच ब्राह्मणवाद किस तरह से नफरत, ईर्ष्या और ओछापन, भेदभाव, अस्पृश्यता फैलाता है। इसलिए उसने कहा कि अच्छा ब्राह्मण और बुरा ब्राह्मण जिसको आप कहें तो अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव करने वाला केवल और केवल दैत्य या राक्षस की पदवी का मालिक है। उसे कभी भी इंसान या अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ विद्रोह करने वाला अच्छा कभी नहीं हो सकता। प्रबोधनकार ने रैशनलिज्म और श्रद्धा के बीच जो संतुलन साधा और प्रश्न किया कि मंदिर का धर्म होना चाहिए या धर्म का मंदिर होना चाहिए। साथियों, बहुत बड़ी बात है कि मंदिर का धर्म होना चाहिए या धर्म का मंदिर। उन्होंने श्रद्धा की खाल खींची, लेकिन वे कभी श्रद्धा विहीन नहीं हुई। पिता की नौकरी छूटने और पनवेल में आगे की शिक्षा का प्रबंध न होने के चलते उनका शिक्षण थम गया। परिणाम स्वरूप कभी बारामती में तो कभी मध्य प्रदेश के देवास में उनकी दौड़ धूप हुई। फीस उनके लिए 1.5 रुपया कम पड़ने के चलते वे मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाए और वकील बनने का उनका स्वप्न अधूरा रह गया। उसी समय से साइन बोर्ड रंगने, रबड़ स्टैम्प बनाने, बुक बाइंडिंग, दीवार रंगने, फोटोग्राफी, मशीन मैकेनिक आदि का उद्योग उन्होंने किया। उनका जीवन ध्येय था कि जब हुनरमंद हैं तो बेकारी किस लिए। यानी साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। केशव सीताराम ठाकरे का मानना है कि हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें कौशल रखना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए, और अगर हमारे पास हुनर है तो हम बेरोजगार किस लिए रहे। आज के भारतीय नौजवानों के लिए ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। गुप्ते की एक नाटक के समय या नाटक कंपनी में काम करते समय गुप्ते की रमा से विवाह हुआ। जनवरी 1910 की बात है और स्थान था अलीबाग के निकट बरसोली गांव। दादर में एक बार बसेरा डाला तो बांद्रा के मातोश्री बंगले में जाने तक वहीं रहे। इसी बीच वे भिवंडी से लेकर अमरावती तक गृहस्थी जमाने की दौड़ भाग में लगे रहे। उन्हें कुल 10 बच्चे और 4 बेटे और 6 बेटियां थीं। 10 बच्चों में प्रबोधनकार का पहला आंदोलन अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुआ। गौडगिल नाम के एक अपंग व्यक्ति उत्तम शिक्षक थे। अस्थायी होने के चलते उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया गया। उनके लिए कक्षा 5 में पढ़ रहे केशव ने विद्यार्थियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन महानगर पालिका में दिया और अपने शिक्षक की नौकरी बचाई। साथियों, ये 5वीं कक्षा के केशव सीताराम ठाकरे की बात है। आज
एमए की कक्षा के बच्चों को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन लिखना नहीं आता और वो शिक्षक की नौकरी बचाने में नहीं, शिक्षक की नौकरी खाने की रणनीति में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये बदलाव है ज़माने का। अपनी ही उम्र की यानी 10-12 वर्ष उम्र वाली मंजू का जब उन्होंने 65 वर्षीय बूढ़े से विवाह होते देखा तो विद्रोह स्वरूप शादी का मंडप जला दिया। दहेज विध्वंसक संघ का काम बड़े पैमाने पर खड़ा किया। जहां कहीं दहेज लेकर विवाह होने का उन्हें पता चलता तो ये युवक वहां प्रदर्शन करने पहुंच जाते, गधे की बारात निकालते और दहेज लौटाने के लिए बारातियों को मजबूर करते। इसमें से ढेर सारे कार्यकर्ता आगे चलकर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में अग्रणी रहे। गोवा की देवदासी पद्धति को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए वहां के गवर्नर जनरल को जो पहला ज्ञापन दिया गया वो केशव सीताराम ठाकरे के द्वारा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने 25 से अधिक विधवा विवाहों का भी आयोजन कराया। साथियों, देवदासी प्रथा, जहां देवता को अर्पित करने वाली दासी को पुजारियों के द्वारा शारीरिक शोषण किया जाता था, ऐसी प्रथा को समाप्त करने की पहल भी केशव सीताराम ठाकरे के द्वारा की गई। साथियों, महानायक प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे ने अनेक ब्राह्मणेतर आंदोलनों का संचालन किया। क्रांतिकारी विचारों का संस्कार उन्हें घर से ही प्राप्त हुआ था। लोकहितवादी महात्मा फूले और इगरसोल के पठन पाठन से उनकी वैचारिक नींव पक्की हो गई। इसी दौरान राजवाड़े प्रकरण का उद्गम हुआ। भारतीय इतिहास संशोधन मंडल के चौथे वर्ष का अहवाल लिखते समय इतिहास आचार्य वी का राजवाड़े ने मराठे शाही के राज के लिए ब्राह्मणेतर और उसमें भी विशेषकर कायस्थों को जिम्मेदार ठहराया। ये सत्य नहीं था। इतिहास संशोधन के नाम पर सत्य को दबाकर ब्राह्मणेतरों के स्वाभिमान को कुचलने का यह प्रयास पेशवाई के दौर से ही लगातार जारी था। राजवाड़े की इतिहास संशोधन की तपश्चर्या की इतनी दादागिरी थी कि कोई उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे में 33 वर्षों का एक तरुण युवा ताल ठोक कर खड़ा हो गया। प्रबोधनकार उनके सामने डट गए। उन्होंने भारतीय इतिहास संशोधन मठास उलट सलामी नामक प्रज्वलन पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने मराठे शाही के दौरान ब्राह्मणेतर के उज्ज्वल कार्य और मराठे शाही के राज में ब्राह्मणों की जातिवाद की जिम्मेदारी का उत्तम विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणवादी इतिहास पद्धति को आखिरी कील उनके द्वारा ठोक दी गई। मराठों के नए इतिहास लेखन की परंपरा ठाकरे साहब से आरंभ हो गई। साथियों, व्यवस्था विद्यमान जो अन्याय पर आधारित थी, जो असत्य पर आधारित थी, उसको चैलेंज किया गया और इतिहास को रीराइट ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रूप में, मराठा हिस्ट्री के रूप में उनको पैरोकार माना जाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ पुस्तक लिखकर ही प्रबोधनकार शांत नहीं बैठे, वे उसके प्रचारार्थ नागपुर से बेलगांव तक घूमे। वे इसी दौरान ब्राह्मणेतर आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। ब्राह्मणेतर वैचारिक नेतृत्व की कमी को उन्होंने भरपाई की और महात्मा फूले के सत्य शोधक आंदोलन को नए सिरे से खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलकर उन्होंने सातारा की गद्दी के आखिरी छत्रपति प्रताप सिंह के तत्कालीन ब्रिटिशवादी ब्राह्मण सरदारों द्वारा किए गए अपमान और उससे हुए अंत की कहानी को सार्वजनिक किया। इसी से पश्चिमी महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर आंदोलन की नींव पड़ी। केशवराव जेदे और दिनकर राव जवलकर नामक युवकों के साथ प्रबोधनकार के आने के चलते ब्राह्मणवादी आंदोलन को बट्टा लग गया। लोकमान्य तिलक के सुपुत्र श्रीधर पंत और रामभाऊ ने भी गायकवाड़ वाड़े के गणपति में स्पर्शों को साथ लिया। वहीं समता सैनिक संघ की स्थापना हुई। जाति भेद खत्म कर हर किसी को एक पंगत मिली। इस सब में महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रबोधनकार की थी। परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ बहिष्कार, घर के सामने मरा हुआ गधा डालने, उनकी मृत्यु की झूठी अफवाहें फैलाने जैसे त्रास उन्हें दिए गए, लेकिन वे इन सब पर भी भारी पड़े। साथियों, जीवन संघर्ष का नाम है, इसलिए महानायक इस संघर्ष से घबराए नहीं, वरन अपितु आगे की ओर एक कदम बढ़ाते चले गए और जिसकी वजह से आज हम उन्हें एक महानायक के रूप में पढ़ रहे हैं। राजर्षि का धनुष से उस समय ब्राह्मणेतर समाज का नेतृत्व छत्रपति साहू महाराज कर रहे थे। प्रबोधनकार भी गांव-गांव घूमकर व्याख्यान दे रहे थे। साथ ही हर जगह के कागजात में उस गांव का इतिहास भी ढूंढ रहे थे। वेदोक्त मामले में ब्राह्मणों के अखबारों में होने वाली टिप्पणी का उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए महाराज को भी एक कलम बहादुर की जरूरत थी। इन दो महापुरुषों में पहली ही मुलाकात में अटूट स्नेह बन गया। वेदोक्त पुराणोक्त विवाद हो या फिर छात्र जगदुरु पीठ की स्थापना, प्रबोधनकार ने जिस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी छत्रपति को दी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रबोधनकार जब 21 साल के थे तब उन्हें एक बार निमोनिया टाइफाइड हो गया था। पैसे की समस्या हो गई। ऐसे ही समय एक वकील साहू महाराज की चिट्ठी लेकर आया। एक विषय पर पुराण के आधार पर ग्रंथ लिखने के लिए 5,000 रुपये का चेक उस पत्र के साथ था।
लेकिन उस पर प्रबोधनकार ने जवाब दिया, पुराण मतलब फाग, ऐसा मानने वाला मैं जरूर हूँ। छत्रपति जैसे लोगों को ऐसा विषय कहाँ से सूझता है। कोई जाति श्रेष्ठ साबित होने से अपनी जाति छोटी नहीं हो जाती। मैं इस चेक पर थूकता हूँ। छत्रपति ने परीक्षा लेने के लिए सब किया था। तब महाराज ने सर्टिफिकेट दिया कि ही इज़ ए ओनली मैन वी हैव कम अक्रॉस हु कैन नॉट बी बॉट और ब्राइड। साथियों, ऐसे थे महानायक प्रबोधनकार जिनका विचार अडिग था। साथियों, प्रबोधनकार ठाकरे की पत्रकारिता। छात्र जीवन में विद्यार्थी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनके हाथ में स्याही उस समय लगी जब वे मुंबई के तत्व विवेचक छापे खाने में गए। 1908 में वे वहां सहायक प्रूफ रीडर थे। उन्होंने वहां रहते हुए छद्म नामों से विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लेख लिखा, जिनमें तर, इंदु प्रकाश, जगत समाचार और जलगांव में उन्होंने सारथी नामक पत्रिका भी साल भर चलाई। ब्राह्मण उनकी लेखनी को धार प्रबोधन के कारण मिली। 16 अक्टूबर 1921 को इस पत्रिका का आरंभ हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणेतर विवाद में नए विवादों को जन्म देने के लिए और आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें अपना खुद का सामयिक पत्र चाहिए था। उस समय सरकारी नौकर को भी स्वयं का पत्र निकालने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन अपने काम में अत्यंत निपुण प्रबोधनकार को तब ब्रिटिश सरकार ने प्रबोधन निकालने के लिए विशेष छूट दी। लेकिन अपने विचारों की स्वतंत्रता का संकोच होता, ऐसा लगने पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उनका नाम प्रबोधनकार कैसे पड़ा? सामाजिक सुधारों को सफ़ेदपोश समाज से आगे ले जाकर उसे बहुजन समाज तक पहुंचाने वाले प्रबोधन आगरकर के सुधारक से भी कुछ आगे चले गए। प्रबोधनकार की शैली के बारे में कहते हैं, उनकी वाणी तथा लेखन शैली का जोड़ महाराष्ट्र में मिलना मुश्किल है। पढ़ने वाले के तन बदन में आग लग जाए, ऐसी उनकी भाषा थी। उसने अपने 5-6 साल के कार्यकाल में बहुजनवादी पत्रकारिता को मान्यता, पहचान और विचारों की पूर्णता प्रदान कर दी। इसीलिए प्रबोधन बंद होने के बाद भी प्रबोधनकार यह नाम उनके साथ सम्मान के साथ लग गया। तो इसलिए साथियों, केशव सीताराम ठाकरे का नाम उर्फ प्रबोधनकार के नाम से जाना जाता है। हिंदुत्ववाद और बहुजनवाद में समन्वय। हिंदुत्व की आड़ में ब्राह्मण का लाभ उठाने वाले लोगों का उन्होंने विरोध किया। वे स्वयं हिंदुत्ववादी थे, लेकिन उनकी नींव बहुजनवादी थी। उन्हें बहुजनवादी हिंदुत्व का मूल पुरुष माना जाना चाहिए। ब्राह्मणेतर आंदोलन के समय कांग्रेस की तरफ नहीं जाने वाले कई बड़े नेता केटकर और सावरकर के प्रभाव के कारण हिंदू महासभा की तरफ गए, लेकिन प्रबोधनकार का आंदोलन हमेशा स्वतंत्र रहा। वे कांग्रेस और हिंदू महासभा से समान अंतर बनाकर रहे। हिंदू धर्म के अंधश्रद्धा परंपरा पर तथा आगे शंकराचार्य से लेकर लोकमान्य तिलक तक के हिंदुत्ववादियों के आदर्श पर प्रहार किया। उसी तरह ब्राह्मणेतर समाज का नेतृत्व उनकी दृष्टि में हिंदुत्ववाद का ही एक हिस्सा था। उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुस्लिम तथा ईसाइयों पर कभी भी आरोप नहीं लगाया। वे धार्मिक सहिष्णुता के पर्याय थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, भाई माधवराव बागल, प्रभात कोठारी और सेनापति बापट, इन वरिष्ठ नेताओं को संयुक्त महाराष्ट्र का पंचायतन कहा जाता है। ये किसी भी राजनीतिक दल में नहीं थे। उन्होंने निर्दलीय होकर संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया और इस तरह महाराष्ट्र निर्माण के बाद प्रबोधनकार ने सभी सार्वजनिक आंदोलनों से इस्तीफा दे दिया। साथियों, इसी के साथ प्रबोधनकार का विस्तृत साहित्य, वत्रिफत्व शास्त्र, लाइफ एंड मिशन ऑफ रामदास, भिक्षुक साहित्य बंड, नौकर साहित्य बंड अर्थात ग्रामणचा साधंत इतिहास, दगलबाज शिवाजी, सनी महात्म्य, धर्माची देवटे आणि देवटांचा धर्म, हिंदू धर्माचे दिव्य, हिंदू धर्माचा, पंडिता रमाबाई सरस्वती, श्री संत गाडगे बाबा, करमवीर भाऊराम पाटील यांचे अल्पचरित्र, स्वाध्याय संदेश, उठ महट्या उठ, खरा ब्राह्मण, टाकलेलम पोर, संगीत विधि निषेध, काठाचा काठ, संगीत सीतासुदी, श्यामची आई, महात्मा फूले और माझी लक्ष्मी। इसी के साथ माझी जीवन गाथा, यह उनकी स्मृतियों पर लिखी आत्मकथा 20वीं सदी के महाराष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। साथियों, ये साहित्य कृतित्व प्रबोधनकार ठाकरे का, जो अपने आप में ही अपने महत्व को, कर्तृत्व को, व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अभिलक्षित करता है और सबूत पेश करता है। साथियों, 20 नवंबर 1973 को प्रबोधनकार का निधन हुआ। उस समय शिवसेना मुंबई में सत्ता में थी। उनकी अंतिम यात्रा
बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मुंबई में निकली सबसे बड़ी अंतिम शव यात्रा थी। साथियों, प्रबोधनकार ठाकरे कहते थे, घर की चौखट के बाहर चप्पलों का ढेर ही अपनी संपत्ति है। ये बात अपने बच्चों को हमेशा कहते थे। ऐसा अपने बच्चों से कहने वाले प्रबोधनकार 88 साल की एक सुखद जिंदगी जीते हुए पूर्ण संतुष्टि के साथ थम गए। ये थे महाराष्ट्र के नायक, समाज सुधारक और जात पात विरोधी बहुजनवाद के समर्थक केशव की माँ के शब्दों के साथ मैं अपना आज का व्याख्यान खत्म करूंगा, जो आपके लिए अदम्य प्रेरणा होंगे। ऐसे ही मेरी आशा ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है। बेटा, हमें केवल अपनी मेहनत की रोटी ही खानी चाहिए, हराम की रोटी नहीं। जय हिंद, जय भारत, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।